साथियों, अब तक जो भी हमने चला है, जो भी हमने देखा है, उससे हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आप भी हमारे साथ चलिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली की यात्रा पर। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो चुका था, पढ़ लिए। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बारी आती है। जिस तरह से जर्मनी यूनिफाइड हुआ, ठीक वैसे ही हम लोगों ने अब इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखना है। आपके पास अब टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इटली एक जूते की तरह दिखता है, हल्का सा ऐसा इटली दिखता है। मैप आपके सामने है। 1858 तक इटली टोटल 7 स्टेट से बटा हुआ था, जिसमें नॉर्थ का इलाका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। सेंट्रल के जो स्टेट थे वो पोप के अंडर में थे, और जो साउथ के स्टेट थे वो स्पेन के बोरबोन डिनेस्टी के अंदर में थे, जिनको हम किंगडम ऑफ टू सिसिली कहते हैं। सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जिसको हम कहते हैं सर्डिनिया पेडुमेंट, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। सबसे जो इटली है ना, इटली के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, नॉर्थन हिस्सा, ये सिर्फ सर्डिनिया कहलाता था। सर्डिनिया। अब ये सर्डिनिया ही केवल एक ऐसा हिस्सा था जो इटालियन प्रिंसरली के अंडर कहता था। सिर्फ एक इटालियन प्रिंसरली, बाकी सब अलग अलग स्टेट, 7 स्टेट्स। अब इन हिस्सों को यूनिफाई करने के लिए, आपको याद है हमने एक आपको नाम बताया था, जो नाम था गिसिप मैजिनी का। स्टार्ट ऑफ द यूनिफिकेशन कब? 1831 में गिसिप मैजिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। लेकिन 1831 और 1848, 1831 और 1848 का रिवॉल्ट फेल हो गया जो इटली को यूनिफाई कर सके। अब ये रिवॉल्यूशन फेल होने के बाद इस पूरे यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी आ जाती है एकमात्र प्रिंसरली स्टेट जो इटालियन था, वो था सर्डिनिया, और उसके राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड पर। विक्टर इमैनुअल सेकंड, उसके राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ जाती है जिम्मेदारी। तो विक्टर इमैनुअल जी ने इसकी जिम्मेदारी ली, और ये बिना वॉर के तो मुमकिन था नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक तरफ ऑस्ट्रिया है, एक तरफ नीचे स्पेन के बोर्बन किंग है, पोप है, तो ये तो बिना वार के छोड़ेंगे नहीं। तो अब आते हैं कावूर। हाँ जी, जो चीफ मिनिस्टर कावूर थे, इन्होंने इस यूनिफिकेशन को लीड किया था। राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल, लेकिन जो लीड किया था वो किसने लीड किया था? कावूर ने लीड किया था। इनको कहते हैं काउंट डी कावूर, लेकिन कावूर जो थे ये चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर। अब इन्होंने इस पूरे यूनिफिकेशन के मूवमेंट को विक्टर इमैनुअल के अंडर में लीड किया। अब देखिए, सर्डिनिया उतना मजबूती स्टेट तो है नहीं। सर्डिनिया एक बहुत, आप देखेंगे जब मैप में ना, ऊपर का एक छोटा सा स्टेट है सर्डिनिया। तो इसको अगर करना था तो किसी न किसी के साथ सहयोग तो लेना ही था, हेल्प तो लेनी ही थी। तो ये काम कावूर ने किया। कावूर ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया, और फ्रांस की मदद से इन्होंने नॉर्थ हैब्सबर्ग एम्पायर, जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, उस पर अटैक किया। और वो समय था 1859। 1859 में इन्होंने इस पर अटैक किया। अब 1859 में इस चीज को इंप्लीमेंट किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया फ्रांस की मदद से। तो नॉर्दर्न एम्पायर तो छूट गया, है ना, जो नॉर्दर्न था वो तो खत्म हो गया 1859 में। मतलब खत्म होने का मतलब कि वो काम पूरा हो गया, ठीक है। 1859 में जब वो जीत गए तो उसके बाद बचता है सेंट्रल और साउथ। फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट था वो सिर्फ ऑस्ट्रियन फोर्सेस के लिए था, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस हार चुकी थी। फ्रांस के साथ एग्रीमेंट सिर्फ ऑस्ट्रियन फोर्सेस का था। सेंट्रल और साउथ के लिए अभी भी इनको लड़ाई लड़नी बाकी थी। तो ऐसे में मदद करते हैं गिसिप गैरीबाल्डी। गिसिप गैरीबाल्डी ने इस
पूरे मार्च को ज्वाइन किया। अपनी एक पूरी वॉलंटियर्स की फोर्स, रिवॉल्यूशनरीज की फोर्सेस के साथ वो साउथ इटली तक मार्च कर गए, घुस गए साउथ इटली में, और वहां के लोकल किसानों का उन्होंने सपोर्ट हासिल किया और उनको अपने मूवमेंट के साथ ज्वाइन किया। इसके बाद जब ये मूवमेंट चला 1860 में, 1860 में इन्होंने किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ या बोथ सिसिलीज के बोर्बन किंग्स को, स्पेन का को मार भगाया। ये 1816 में सेंट्रल और साउथ भी कब्जे में हो गया। इस तरीके से आपने देखा 1859 का ऊपर वाला इलाका सर्डिनिया ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा के कब्जा लिया, और फिर सर्डिनिया पिडमोंट ने की मदद की, गैरिबाल्डी ने रिवॉल्यूशनरी वॉलंटियरली सेंट्रल और साउथ में एंट्री करके 1816 में वो हिस्सा दिला दिया। इस तरह से निर्माण हुआ यूनिफिकेशन इटली का, यूनिफाइड इटली का। और अब 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। पूरा संघर्ष देख रहे हैं, 1859, 1860, 1861। अब ये जो यूनिफाइड हुआ था, इसके पीछे जो मूवमेंट चली थी, इसकी एक मजेदार बात क्या, इतना ये तेजी में हुआ। और इटालियन की उस समय जनता जो है ना, इटालियन जनता, वो काफी अभी उस समय इलिटरेट थी। आपको पता है ओवरऑल इटालियन बोली भी नहीं जाती थी पूरे स्टेट में, हर जगह इटली पूरी लैंग्वेज भी नहीं थी। तो उसमें एक मजेदार बात ये थी कि इतनी तेजी से हिस्सा हुआ कि जो इलिटरेट कुछ इटालियन पीपल थे, वो लोग ला टालिया का मतलब ही नहीं समझते थे। इटालिया क्या है? देखिए, इटालिया एक्चुअली में इटली का मानवीकरण है। कहने का मतलब ह्यूमैनिफिकेशन। अगर हम इटली को सोचेंगे तो सिर्फ मैप नहीं, एक जीता जागता इंसान दिखे, एक औरत, वो कौन थी? इटालिया। उसका नाम दिया गया था ला इटालिया। अब कुछ लोग ला इटालिया कहते हैं, कुछ लोग इटालिया कहते हैं, ला इटालिया। अब ये ला इटालिया क्या था? ये जर्मनी को ये इटली को कहते थे ला इटालिया, पूरी इटली को। लेकिन वहां का इतर लोगों को पता है क्या पता था? उन लोगों को लगता था कि ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। तो ये क्या है कि मतलब लोगों को नेशन का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, चूंकि राजा से असंतुष्टि है तो साथ दे दिया गैरिबाल्डी का, जीत गए। तो ला इटालिया जो है वो एक्चुअली में इटली का ह्यूमैनिफिकेशन है, ठीक है। और लेकिन लोगों को क्या लगता था? विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। रजवा के कह दिया होगा, अरे हमारी मेहरारू ले गया, सबके सब पीछे पीछे भाग गए, आजाद करो आजाद करो। तो अब थोड़ी सी जर्मनी और इटली के जो यूनिफिकेशन है ना, इसको आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, एक तरफ हम जर्मनी की बात करें और एक तरफ हम इटली की बात करें। अगर आप जर्मनी को देखेंगे, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था वो कब से शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ? जर्मनी का यूनिफिकेशन समझिए, जो अपराइजिंग ऑफ पोल्ट था फ्रैंकफर्ट में, सेंट पॉल चर्च के फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में पहली बार वो क्या बैठी थी? जो ऑल जर्मन्स नेशनल असेंबली बैठी थी। वो कब बैठी थी बेटा? 1848 में बैठी थी, ठीक है। और एक्चुअल में यूनिफाइड इटली कब बना? जब कैसर विलियम फर्स्ट को हॉल ऑफ मिरर्स में, है ना, राजा घोषित किया गया, तब समय था 1871। वहीं अगर इटली का देखेंगे, वहीं अगर आप इटली का देखिए तो इटली की बात करेंगे तो इटली की स्टार्टिंग की शुरुआत गिसेप मैज़िनी ने बहुत पहले कर दी थी। याद है आपको? यंग इटली, यंग यूरोप। हाँ, तो गिसेप मैज़िनी ने 1831 में इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। और लेकिन एक्चुअल में कब बना? 1861, जब विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा घोषित किया गया, ठीक है, यूनिफाइड इटली का। तो जर्मनी का 1848 से स्टार्ट, 1871 पर खत्म, 1831 से स्टार्ट, 1861 पर खत्म। दोनों में लगभग साल आप गिन लीजिए। मुझे लगता है ये कितना समय लगा होगा? ये 29 लगा होगा इसमें, इन दोनों के बीच में, या 23 ईयर्स, है ना, 6 साल, 23 ईयर्स, और इसमें आपको लगा टोटल 40 साल। तो ये 1861 में बनने को देख करके ये मत लगा लीजिए कि इटली बहुत जल्दी बन गया। नहीं, इटली में 40 साल लगे, 40, और इसमें 23। तो आपने देखा ये इटली और जर्मनी का ईयर वाइज कंपैरिजन था। अब बिल्कुल जो लीडर हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे हैं।
अगर हम इनकी बात करें जर्मनी की यूनिफिकेशन की, तो सबसे ऊपर आपका नाम आएगा किंग का। जो किंग बना था वो क्या था? कैसर विलियम। क्या था? कैसर विलियम फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट राजा था। और लेकिन काम किसने किया था? ऑट्टो वन बिस्मार्क। नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ जी, ऑट्टो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क एक इंडिया में भी हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है किसी एक ऐसे इंडियन लीडर को भी भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं आप हमें कमेंट में बताइए। जो काम बिस्मार्क ने जर्मनी में किया था वही काम ठीक उन्होंने भी इंडिया में किया था। सब देशों को मिलाना, सब अलग अलग प्रिंसियरली स्टेट्स को मिलाना। तो कैसर विलियम फर्स्ट और ऑटोमन एम्पायर। वही आप इटली में आइए तो जो राजा था वो कौन था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड ये राजा था। और काम अंडर में किसने किया था? काबूर ने। प्लस जो दूसरा नाम था वो किसका नाम था? हाँ, गिसेप गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का नाम मत भूलिएगा, गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी इस तरह के वॉलंटियर थे, उनको कोई पद नहीं मिला। वो आए, इन्होंने जितवाया, यूनिफाइड लेके और चल दी। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी आए, जुटाया और ऊपर भी चले गए। तो कैबूर प्लस गैरिबाल्डी। एक और नाम इसमें याद रखिएगा, जिन्होंने स्टार्ट किया था वो आपको नाम पता ही है, वो मैजिनी थी। मैजिनी एक्चुअली हर के रिवॉल्यूशनरी से पूरे यूरोप में, उन्होंने यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। वो सब उनके सबके वो बाबू थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेनली वो मैजिनी इटली के थ्रू ज्यादा ओरिएंटेड थे, चूंकि इटालियन थे। तो ये टोटल कंपैरिजन 1848 से स्टार्ट 1871 पर खत्म, 1831 से स्टार्ट 1861 पर खत्म, 1861 में इनके कैसर विलियम को राजा घोषित किया गया। काम किसने किया था? मेन ऑटो वन बिस्मार्क ने। वहीं विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा घोषित किया गया। काम किसने किया था? काबूर और गैरिबाल्डी ने। ठीक है, मैजिनी इसके इंस्पिरेशन थे। तो ये हो गई टोटल कहानी ब्लडी रिवॉल्यूशन की। ब्लडी रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वॉर, लड़ाई से जीतना। ठीक है, और यूनिफिकेशन। अब एक स्ट्रेंज केस आपको ब्रिटेन का मिलेगा। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए